दिल्ली में आज से 9वीं ता 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से फिर एक बार तलबा के चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी देखी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में कोरोना के केसेस में कमी के पेश नजर आज से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। आज से 9वीं ता 12वीं जमात के लिए तालीम का आगाज हो गया है, जबकि बाकी जमातों के लिए 14 फरवरी से क्लासेस का आगाज होगा। स्कूल इंतजामिया की जानिब से कोविड प्रोटोकॉल का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। मतलब ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि अभी कोविड पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, चांसेस हैं कि वापस बढ़ सकता है। और अच्छा इसलिए कि ऑफलाइन है, पढ़ाई अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शंस वगैरह होती थी, मोबाइल फ़ोन के साथ होता सब कुछ, तो उसकी वजह से ये अच्छा है। और पढ़ाई में भी ये है कि आपके बोर्ड आ रहे हैं, रियलिटी चेक मिलेगा जाके। ऑनलाइन में तो फिर भी काफ़ी लेजी हो गए सब, बट अब रियलिटी चेक है कौन कितना पढ़ता है कौन कितना नहीं पढ़ता। हमारा मिस वगैरह हुआ था ऑनलाइन क्लासेस में, वो हम सब कंप्लीट कर पाएंगे, तो आगे बोर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो सोशल जो प्रॉब्लम थी, जैसे इंटरेक्शन नहीं होता था, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे अच्छा डिसीजन है ये। आज तो चलना भी चाहिए था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे, कुछ सेफ्टी भी थी, बच्चों की भी थी, तो उसमें तो कोई गार्जियन या चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। तो ये तो सेफ्टी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही किया गया था, बट पढ़ाई तो बच्चों के अंदर घर में बैठे बैठे भी बच्चे काफ़ी बोर हो चुके थे, उनका वजन बढ़ता चला जा रहा था, मोबाइल पे और लैपटॉप पे उनका ध्यान ज़्यादा जा रहा था। तो स्कूल में क्या होता है, एक तो फिजिकल एक्सरसाइज होता है, बच्चों का दिमाग अपने दोस्तों के प्रति होता है, बट घर में या तो किताब या लैपटॉप, तो उससे तो अच्छी बात, खुशी की बात है कि स्कूल खुला, काफ़ी दिनों के बाद खुला। वहीं दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में स्कूलों के आगाज पर तालीमी इदारों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। नायब वज़ीर आला ने सर्वविद्या कन्या विद्यालय स्कूल के तुलबा और असातिज़ा से बातचीत के बाद खुशी का इजहार किया है, और इस मौके पर उन्होंने बताया कि तमाम ही स्कूल इंतजामिया को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने की हिदायत दी गई है। पर बच्चों से मिलके मुझे अच्छा लगा, सबके सब बहुत एक्साइटेड हैं, टीचर्स बहुत एक्साइटेड हैं कि हम इसको कवर अप कर लेंगे, जो भी लॉस हुआ है वो कवर अप कर लेंगे। इस बार हमने जब स्कूल खोले हैं तो ये जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो तो सब लागू रहेंगे ही रहेंगे कि मास्क पहन के आना है, स्कूल में आके सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है वो बना के रखनी है। लेकिन फिर भी हमने ब्लैंकेट रूल ये नहीं बनाया है कि केवल 50% बच्चों को बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की कंसेंट ज़रूरी है, लेकिन हर एक स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है तो 60% 70% बच्चों को भी एक साथ बुला सकते हैं, अगर उनके पास में अच्छे संख्या में क्लासरूम्स हैं। तो जितना उनकी कैपेसिटी है उसके बेस पे वो बच्चों को एक दिन में बुला सकते हैं। और दूसरा, पेरेंट की कंसेंट ज़रूरी है बच्चों के यहाँ आने के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी कुछ समय तक। मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे हमें ऑफलाइन की तरफ, टोटल ऑफलाइन की तरफ बढ़ना है, और अभी हमने ब्लेंडेड मोड से शुरुआत की है, ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम इस तरफ बढ़ेंगे कि हम पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में चले जाएं और ऑनलाइन सिस्टम फिर बंद हो। फरवरी को ही नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल ये फैसला हो चुका है और 14 तारीख से खोल दिए जाएंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चों को बुलाना है, थोड़ा और सेंसिटिव मसला है, तो इसलिए हमने ये तय किया था कि पहले 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल देते हैं, और उसके बाद में थोड़ी तैयारी इस बीच स्कूल्स कर लेंगे और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बाकी क्लासेस को भी तैयार कर लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इसमें। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ चुकी है। रचना, स्कूल खोले गए हैं, बच्चों में जोश खरोश देखने को मिल रहा है, किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं? 40 दिनों के बाद आज दिल्ली में फिर से स्कूल खोल दिए गए हैं, और आपको बता दें कि अभी 9th से लेकर 12th तक के बच्चों की क्लासेस शुरू की गई हैं, और जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी से जो 8वीं तक के बच्चे हैं 14 फरवरी से उनकी क्लासेस शुरू की जाएंगी। प्रोटोकॉल्स यहाँ पर फॉलो करने होंगे, और इसके साथ ही अब जो प्रेयर असेंबली होती है वो अब नहीं होगी। बच्चों को लंच भी जो है वो क्लास में करना होगा, और इसके साथ ही कंसर्न लेटर उनके पेरेंट्स को देना होगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वो भेजें। इसके अलावा अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस से सारी क्लासेस ऑफलाइन मोड पर आएंगी। लेकिन अभी सरकार यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, क्योंकि लगातार
लंबे समय से बच्चे घर में थे। जी। इसको देखते हुए अभी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है, क्योंकि कोरोना के मामले भी दिल्ली में कम हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर अभी भी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। 50% कैपेसिटी नहीं रखी गई है। अगर किसी स्कूल में 60 या 70% बिठाने की व्यवस्था हो जाती है प्रोटोकॉल्स के दायरे में, तो वो उनको भी वहां पर बिठा सकते हैं। तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि खुशी की बात है कि बच्चे एक बार फिर स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्कूल खुल चुके हैं और भगवान करे कि इस तरीके की नौबत दोबारा ना आए कि स्कूल बंद करने पड़े। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। बिल्कुल रचना, बेहद शुक्रिया आपका। वहीं उत्तर प्रदेश में आज से 9वीं तक 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल गए हैं। कॉलेजों में भी तालीमी सिलसिले का आगाज हो चुका है। तालीमी इदारों में कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी करार दिया गया है। काफी अरसे के बाद स्कूल खुलने से जहां बच्चों के चेहरों पर खुशी है, वहां वालिदैन भी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज हरियाणा में निजी शोबे में मकामी बाशिंदों को 75% रिजर्वेशन देने के मामले पर समाअत करेगा। हरियाणा हुकूमत ने इस तजवीज पर अबूरी रोक लगाने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। यह कानून रवा बरस 15 जनवरी को नाफिज हुआ था। यह कानून मुलाजमत के ख्वाहा अफराद को निजी शोबे में 75% रिजर्वेशन देता है। हमारे नुमाइंदे सुशील दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आज इस मामले पर समाअत तो होगी? जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लगभग 12:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फिलहाल हरियाणा लोकल जो एक्ट 2020 है उसको फिलहाल रोक लगाया था, जिसके बाद तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे फैसले की समीक्षा करे। हालांकि हरियाणा सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिस पूरे मामले में पिछली सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा और ये कहा गया था कि अभी तक फैसले की कॉपी नहीं आई है और इस पूरे मामले की सुनवाई करना बेहद आवश्यक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया था और ये कहा था कि अगर सोमवार तक सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी दे दी जाती है तो वो सुनवाई करेंगे। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इस केस को लिस्ट के लिए लगाया गया है, यानी कि सुनवाई के लिए उसको लगाया गया है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा में तमाम लोगों को जो प्राइवेट नौकरी है उनमें 75% आरक्षण देने की इस पूरी मुहिम को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और कई याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जी देखना भी बेहद अहम होगा मुनज़्ज़ा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करता है। चूंकि आज पहली सुनवाई है तो उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करे, लेकिन क्या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है या नहीं, ये देखना बेहद कहीं ना कहीं आवश्यक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हरियाणा सरकार के द्वारा इस प्रकार की घोषणा की गई थी तो देश में कई राज्यों में इस बात को लेकर विरोध भी दर्ज कराया गया था। तो देखना बेहद अहम होगा कि अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है तो कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि प्राइवेट सेक्टर्स में उन राज्यों के लोगों को फिलहाल वरीयता दी जाए और इस दिशा में वो राज्य आगे बढ़े या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर साफ होगी। महज मामला हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है तो देखना भी बेहद अहम होगा कि जब 12:30 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करती है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुल्क में कोरोना के मामलों में बतदरीज कमी देखने को मिल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 24 घंटों के दौरान 83,876 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान 895 अफराद की मौत हुई है। करीब 2 लाख मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। 11 लाख से जायद एक्टिव केसेस हैं और अब तक मजमूई तौर पर 5 लाख से जायद अफराद की मौत हो चुकी है।
कोरोना वायरस के हवाले से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पूरे मुल्क में कोरोना के मामलों में बतदरीज कमी देखने को मिल रही है। वहीं 24 घंटों के दौरान 83,876 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। इन्हीं 24 घंटों के दौरान 895 अफराद की कोरोना से मौत भी हुई है। करीब 2 लाख मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। वहीं 11 लाख से जायद एक्टिव मामले हैं पूरे मुल्क में कोरोना के, और अब तक मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो 5 लाख से जायद अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी लगातार चल रहा है और लोग जो है वैक्सीनेट हो रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में पूरे मुल्क में कमी देखने को मिल रही है। 24 घंटों में 83,876 नए मामले सामने आए हैं। 895 अफराद की कोरोना से पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई है। करीब 2 लाख मरीज सेहतयाब भी हो गए हैं। वहीं 11 लाख से जायद एक्टिव केसेस हैं और अब तक मजमूई तौर पर 5 लाख से जायद अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम, बीजेपी के कदावर लीडर सरगर्म है। जल्द से जुलूस, रैलियों और अवामी राब्ते के जरिए ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर के बाद मेरठ और मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे और अवामी इजलास से खिताब करेंगे। राजनाथ सिंह शाहजहांपुर तो पीयूष गोयल आगरा में अवामी राब्ता और इजलास से खिताब करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम उरूज पर है। सियासी जमातें वोटरों को रागिब करने में लगी हुई हैं। सभी पार्टियों के सरकर्दा लीडर तशहीरी मुहिम में दिन रात एक किए हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की फिजिकल रैली आज बिजनौर में है। इस रैली से वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक 1000 अफराद की रैली की जा सकेगी। बिजनौर में दूसरे मरहले के तहत 14 फरवरी को पोलिंग है। तशहीरी मुहिम में ऑपोजिशन जमातें भी पूरी ताकत झोंक रही है। समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इत्तेहाद और बहुजन समाज पार्टी भी कोई कसर नहीं रख रही है। बरेली में आज मायावती एक्शन में नजर आएंगी। वो बथरी चैनपुर में अवामी इजलास से खिताब करेंगी और पार्टी नुमाइंदे के हक में वोट मांगेंगी। उधर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहारनपुर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात करेंगे और उनकी हौसला अफजाई करेंगे। आज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी 2 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाली हैं। 8 फरवरी को ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, इंतखाबात के हवाले से यूपी में कई सरगर्मियां हो रही हैं, कई रैली, जलसे, जुलूस हो रहे हैं और आज भी जो है कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं। हाँ मुनव्वर, देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह उत्तर प्रदेश का जो मंजरनामा है वो सियासी रंग में रंग चुका है। जैसा कि आपने बताया, अभी कल ये अनाउंसमेंट हुआ कि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी यहाँ पहुंचेंगी, तो उसके बाद से लोगों में अजीब व गरीब मतलब जोश व खरोश है। और हालांकि ममता बनर्जी का आने की खबरें पहले से ही थी कि वो आएंगी, लेकिन देखिए इस वक्त उनकी आमद जो है वो ये बताती है कि समाजवादी पार्टी कितनी संजीदा है और कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। 10 तारीख को जाहिर है कि पहले मरहले की पोलिंग का मामला है, तो उससे पहले ममता का आना और फिर उनका यहाँ पर खिताब करना अपने आप में एक बड़ा कदम है। और जाहिर है कि इस कदम के असर मुरतब हो सकते हैं सियासी तौर पर, क्योंकि मगरबी बंगाल में जिस अंदाज से उन्होंने सियासी हिकमत अमली वज़ा की थी, तो उसका फायदा अखिलेश उठाना चाहते हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो आज 5:30 बजे तकरीबन लखनऊ पहुंचेंगी और कल 12 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव के साथ। तो देखते हैं कि उसके क्या साथ मुरतब होते हैं। और देखिए जहाँ तक रैलीज का और मीटिंगों का ताल्लुक है तो ये मुसलसल जारी है। और आज भी जैसा कि आपने बताया कि जितने भी बीजेपी के सरकर्दा लीडर हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बिजनौर के लिए निकले हैं, जहाँ पर वो वजीर आजम के साथ रैली में शरीक होंगे, बाकायदा खिताब करेंगे वहाँ पर वजीर आजम। तो देखिए ये जितने भी लीडर हैं, वो चाहे अब मगरबी उत्तर प्रदेश का इलाका हो या दूसरे इलाकों, कहीं ना कहीं रोज उनके प्रोग्राम लगे हैं। और इस वक्त जो टारगेट है वो मगरबी उत्तर प्रदेश के कई अहम इलाके हैं, जिनको कह सकते हैं कि किसानों के इलाके हैं। बिलखुसूस उनमें कई मुस्लिम की भी कसीर तादाद में आबादी है और कई ऐसी बेल्ट हैं जहाँ पर मुख्तलिफ
जात से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। तो बड़ा अहम मरहला है, बहुत अहम पेशरफ्त है और जिसका फायदा तमाम सियासी जमातें उठाना चाहती हैं। सबने अपने अपने अहम चेहरों को मैदान में उतार दिया है। जाहिर है तशहीरी मुहिम जिस अंदाज से बीजेपी ने जारी की है, उसको देखकर ये लगता है कि बीजेपी इक़्तिदार को खोना नहीं चाहती है और कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है, वो चाहे तशहीर के हवाले से हो, अपने प्रोग्राम के अनाउंसमेंट के हवाले से। और देखिए ये भी बता दें अपने नाज़रीन को, कल बीजेपी ने भी फैसला किया है कि कल उनका संकल्प पत्र, जिसे हम अहदनामा या करारनामा भी कह सकते हैं, वो जारी किया जाएगा लखनऊ में उनके रियासती सदर मुनज़्ज़ा। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में शुक्रिया की तहरीक के दौरान अपोजिशन के जरिए उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। ख्याल रहे कि शुक्रिया की तहरीक के दौरान कांग्रेस रुकने पार्लियामान राहुल गांधी ने हुकूमत की पॉलिसियों, महंगाई और बेरोजगारी समेत दीगर मुद्दे उठाए थे। वहीं एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के मामले में वजीर दाखिला अमित शाह आज पार्लियामेंट में जवाब देंगे। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में रुकन पार्लियामान असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई थी, जिसमें ओवैसी बाल बाल बच गए थे। इस मामले की गूंज पार्लियामेंट में भी सुनाई दी थी। इस वाकये के बाद हुकूमत के जरिए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देने की पेशकश को असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकरा दिया था। इस केस में 2 अफराद को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दारुल उलूम देवबंद पर कार्रवाई। डीएम ने वेबसाइट बंद करने का हुक्म दिया है। जांच पूरी होने तक वेबसाइट पर पाबंदी रहेगी। लोगों को गुमराह करने वाला फतवा जारी करने का इल्जाम लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद पर कार्रवाई हुई है। डीएम ने दारुल उलूम की वेबसाइट बंद करने का हुक्म दिया है। जांच पूरी होने तक वेबसाइट पर पाबंदी रहेगी। आपको बता दें, लोगों को गुमराह करने वाला फतवा जारी करने का दारुल उलूम देवबंद पर इल्जाम लगाया गया है। तो दारुल उलूम देवबंद पर सरकार का कस्ता शिकंजा, डीएम ने वेबसाइट को बंद करने का हुक्म दे दिया है और जांच पूरी होने तक वेबसाइट पर पाबंदी रहेगी। आपको बता दें, इल्जाम है कि लोगों को गुमराह करने वाला फतवा जारी किया गया है। दारुल उलूम देवबंद पर सरकार की पहले से ही नजरें बनी हुई है। पहले से ही सरकार इंतजामिया की जानिब से जिस तरह के बयान दारुल उलूम देवबंद के हवाले से आ रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद जो है कट्टरपंथी सिखाता है। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी जो खबर सामने आ रही है, दारुल उलूम देवबंद पर कार्रवाई हुई है। वेबसाइट बंद करने का डीएम ने हुक्म दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से यह बड़ी खबर है। जेएनटीयू अनंतपुरम में रैगिंग का मामला, 12 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मुअत्तल किए गए हैं। वीसी ने मामले में जांच का हुक्म दिया है। यूनिवर्सिटी अहाते में पुलिस मौजूद है। तो आंध्र प्रदेश से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। जेएनटीयू अनंतपुरम में रैगिंग का मामला है ये, जिसमें 12 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मुअत्तल किया गया है। वहीं वीसी ने मामले में जांच का हुक्म दिया है। यूनिवर्सिटी अहाते में आपको बता दें पुलिस मौजूद है। आंध्र प्रदेश जेएनटीयू अनंतपुरम में रैगिंग का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में 12 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं वीसी ने इस मामले में जांच का हुक्म दिया है। यूनिवर्सिटी अहाते में पुलिस मौजूद है। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके। इसहाक, पूरा मामला क्या है? शनिचर के रात को ये रैगिंग का जो मामला है ये हुआ था। कल देर शाम के जो है ना यह मामला बाहर आया। जो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उन्होंने जाके प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया। उसके बाद जो है ना पुलिस वाले को भी कुछ स्टूडेंट्स ने बताया। तो जब पुलिस
यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई कॉलेज में, जब जो है ना ये पूरा मामला बाहर आने के बाद जो है ना प्रिंसिपल ने 12 जो स्टूडेंट्स जो रैगिंग किए थे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। और जो है ना पूरी तरह से जांच आज जो है ना जो कॉलेज की टीचिंग स्टाफ की तरफ से एक कमेटी बिठाई गई, वो कमेटी आज पूरी तरह से जांच करने के बाद जो है ना मामले में और कुछ एक्शन ले सकते हैं क्या उसके बारे में डिटेल किया। अभी तक तो पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया है, लेकिन आज जो है ना पुलिस पूरी तरह से काउंसलिंग की जा रही है कि रैगिंग का जो मामला है वो ना हो। और दूसरी तरफ से जो है ना कॉलेज को ये हिदायत दी गई कि कॉलेज जो रैगिंग जो है ना इस मामले पर पूरी तरह से शऊर बेदारी का प्रोग्राम है वो किया जाए। और दूसरी तरफ ये रैगिंग का मामला बाहर आने के बाद जो ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना वो भी अलर्ट हो गया। सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को हिदायत दी गई कि रैगिंग के जो मामले करना है और रैगिंग ना हो, इसलिए इसकी तरफ से पूरी तरह से हिदायत दी गई है। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते कर्नाटक के रायचूर शहर में डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस के ओहदेदारों और दीगर अमले के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप का इनकाद अमल में लाया गया है। शहर के भंडारी अस्पताल की जानिब से मुनक्किदा हेल्थ कैंप का जिला SP बी निखिल ने इफ्तिताह किया है। इस मौके पर अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने बताया कि पुलिस मुलाजमीन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दिन रात खिदमात अंजाम देते हैं। पुलिस मुलाजमीन की मसरूफियत के पेश नज़र हर 6 महीने में एक बार हेल्थ कैंप मुनक्किद करने का मंसूबा है।